आप सभी का हमारे चैनल स्कॉलर एक्स में स्वागत है। मैं इमरान खान। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ये देख चुके थे कि मुगल एम्पायर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दी और उसके बाद उन्होंने सूरत के इर्द गिर्द के बड़े-बड़े शहरों में और भी फैक्ट्रीज बनाई हैं और सूरत से वो एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ का चलाते थे, यानी सूरत उनका नॉर्थ में हेडक्वार्टर था। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि सूरत का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि मुंबई को तो कोई जानता पहचानता भी नहीं था, तो मुंबई सीन में कैसा आ गया? और मुंबई इससे पहले किसके पास था? अंग्रेजों के पास कैसा आ गया? इन्हीं क्वेश्चनों की हम है ना आपको आंसर अभी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो समझिए यहाँ पर कि एक शादी होती है, एक मैरिज होती है जो इंडिया में नहीं बल्कि यूरोप में हो रही है। किसकी? कि यहाँ पे एक है किंग चार्ल्स सेकंड जो ब्रिटेन का किंग है और प्रिंसेस कैथेराइना ऑफ बेरीगांजा जो प्रिंसेस है पुर्तगाल की। तो ये दोनों की मैरिज वहां पे अरेंज होती है। उसके बदले में है ना ये जो किंग है इसको डाउरी में, इसको दहेज में बॉम्बे मिलता है। तो ये क्या करता है, अपने रॉयल गवर्नर भेजता है बॉम्बे के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अब ये समझिए होता क्या है कि जब ये इसने अपने रॉयल गवर्नर भेजे हैं यहाँ पे, तो पुर्तगाल की कंपनी जो थी उसके जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, वो बॉम्बे को हैंड ओवर करने को रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे। वो समझते थे बॉम्बे उनके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उन्होंने जो रॉयल गवर्नर थे उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, लड़ाई हुई है, उनको बहुत सताया उन्होंने। इब्राहिम शिपमैन आया, कुक आया, इनको है ना लुकास आया, इनको उसने बहुत सताया उन्होंने। तो आपस में इनकी जमती नहीं थी और ये जो रॉयल गवर्नर थे इनको है ना बहुत मुश्किल गई। अब किंग के पास कोई रास्ता नहीं था, उसने ये किया कि क्यों अपने आप को है ना इस मामले में फंसाना, तो उसने है ना पूरा का पूरा जो है ना बॉम्बे है ना कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को उठा के दे दिया। अब समझे यहाँ पे हमने जैसा कहा है ना कि सूरत, वहां पे है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑलरेडी गवर्नर था जिसका नाम था सर जॉन ऑक्सिंडन। यह उसकी तस्वीर है। और बॉम्बे में किंग ने अपने गवर्नर भेजा था जिसे रॉयल गवर्नर कह रहे हैं, जिनको सताया गया, जिसकी वजह से उसने है ना बॉम्बे फिर है ना कंपनी को दे दिया। और मिनिमम रेंट मिनिमम ऐसा 10 यूरो, मेरे में भी 10 यूरो था उसका रेंट, उसमें है ना सालाना 10 यूरो रेंट उस पे दे दिया। और अब है ना चार्ज जो है बॉम्बे का वो कंपनी ने ले ली। तो ये जॉन ऑक्सीडेंट था, वो बॉम्बे का एज अ सूरत का ही तो गवर्नर था, तो ये था बॉम्बे का भी पहला गवर्नर, हम इसको मान सकते हैं। अब ये देखिए सर जॉन ऑक्सीडेंट जो है ना, इसके बारे में हम दो तीन चीजें और ये समझ लेंगे कि जब शिवाजी महाराज जो पलंडर कर रहे थे, पहला उनका पलंडर सूरत में था 1664 में। तो इन्होंने है ना सूरत एज अ सिटी थी तो उसको है ना वहां के जो जितने भी लोगों थी तो लोगों को उन्होंने है ना शेल्टर दिया था। एज अ प्लंडरिंग में बहुत से जो ट्रेडर थे उनको शेल्टर दिया था। तो ये एक वर्क इन्होंने किया था इस टाइम पर। अभी जिस व्यक्ति के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जेराल्ड ऑन्जियर और ये है रियल फाउंडर ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे जो पहले 7 आइलैंड थे छोटे छोटे, वो 7 आइलैंड को अंग्रेजों ने है ना जोड़कर एक अखंड मुंबई बनाया है, अखंड बॉम्बे बनाया है। और उसमें इंपॉर्टेंट रूल प्ले किया था इस व्यक्ति ने जिसकी तस्वीर आपको ऊपर मिल रही है, ठीक है ना। इसने वहां पे देखिए कंस्ट्रक्शन में इसने है ना पोर्ट बनाया था, डॉकयार्ड बनाया था, अदर कंस्ट्रक्टिव वर्क किया था बॉम्बे में। साथ में इसने एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया था ताकि वहां पे पीपल को जस्टिस मिले। पुलिस को फोर्स क्रिएट किया था उसने, असलम वगैरह बनाया था ताकि जो मर्चेंट्स हैं उनको वहां पे शरण मिले। तो ये सारे वर्क इसने किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट गवर्नर जो हमारे पास है बॉम्बे का, उसका नाम है सर जॉन चाइल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब आगे हम आपको जब बताएंगे ना यहाँ पे इसके बारे में, सर जॉन चाइल्ड के बारे में इसका क्या रूल था यहाँ पे अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं जब आगे है ना बंगाल में जाऊंगा और वहां पे अंग्रेजों ने किस तरीके से अपने पॉलिटिकल एम्बिशियस दिखाना शुरू कर दिए और औरंगजेब ने उन पे हमला किया था, और पूरा जो इवेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं, आगे इसका रूल इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो सारी चीजें मैं आगे बताने वाला हूँ।
पूरी कहानी को समझने से पहले यहाँ पे है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ऑफ नेचर को समझ लेते हैं कि इनिशियल में जब आए थे तो इनका एक ही इंटेंशन था, वो था सिर्फ ट्रेड करना, उसी पे फोकस करना, फालतू ना रिलीजियस मामलात में, ना रिलीजियसली ना पॉलिटिकली किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, ट्रेड पे फोकस करना है, ये हमारा इंटेंशन है। लेकिन हम देखते हैं कि 1685 के बाद इन्होंने थोड़ा बहुत है ना पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश की, और उसका उनको है ना बड़ा धचका बैठा है। और वो धचका क्या था उसे हम देखेंगे। वो औरंगजेब ने उनको खदेड़ के निकाल दिया था, वो हम अभी आपको बताने वाले हैं, कहाँ से निकाला था, किस तरीके से निकले थे, और बाद में वापस कैसे आए हैं। लेकिन बाद में इनको जब धचका बैठा है तो इन्होंने फिर कहा है कि जब तक औरंगजेब है, जब तक है ना खामोश रह के रूल करना है, अब खामोश रह के ट्रेड करना है। जैसी औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो वहां पे फिर उन्होंने अपने दांत दिखाना शुरू कर दिए थे। हम आपको ये बता चुके थे कि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेटलमेंट थे, यानी उनके फैक्ट्रीज थे अलग अलग शहरों में। तो इनिशियल में उन्होंने तो ट्रेड पे फोकस किया, लेकिन ये जो टाइम था, पहली मर्तबा उन्होंने ऐसा किया है 1686 से लेकर 1690 तक कि उन्होंने इंटेंशन उसका पॉलिटिकली एक्टिव हो गया था। वो समझते थे कि टेरिटरी को एक्वायर करना है, तो बंगाल की पॉलिटिकल कंडीशन का उन्होंने फायदा उठाया और हमले कर दिए। और ये हमले है ना, जो मुगल एम्परर उस वक्त औरंगजेब था तो उसको है ना नहीं भाया, तो उसने कहा कि ये तो हद हो गई इनकी, ये ट्रेड करने के लिए आए थे और अब हमारे अपने इलाकों पे हमले करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने, औरंगजेब ने क्या किया है, एक ऑर्डर दिया कि जहां जहां भी है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेटलमेंट है, चाहे ईस्ट में चाहे वेस्ट में, सारी जगहों पे हमले कर दो, और हमले करके सबको है ना उनको कैप्चर कर लो, उनके माल को, उनके सारे जहां जहां भी उनकी है ना सबको है ना एक्वायर कर लो। तो हम देखते हैं कि मुगल एम्परर ने अपनी फौज भेजी, और ये फौज बंगाल में आई, और बंगाल में सारे सेटलमेंट जो थे उनको उनको उन्होंने है ना कैप्चर कर लिया। इसके इसके जवाब में क्या हुआ मालूम है, ब्रिटेन से है ना, ब्रिटेन से वहां उनके एम्परर ने एक कैप्टन को भेजा, कैप्टन निकोलसन को। ये है ना कुछ फौज लेकर आया, और साथ में इसने मद्रास से भी है ना कुछ रीइंफोर्समेंट लिया और बंगाल की तरफ बढ़ा, लेकिन इसको लगा कि अब सारा हाथ से निकल गया तो वापस जाना पड़ा इसको। ठीक है, तो ये बंगाल में हो गए, बंगाल इनके हाथ से जितने भी इनके पोर्ट सेटलमेंट थे वो सारे के सारे मुगलों के पास आ गए। साथ में हम ये देखते हैं कि ये वेस्ट में भी है ना सूरत, ये गुजरात के जो भी है वो भी, और साथ में बॉम्बे था, तो बॉम्बे भी मुगलों ने क्या कर दिया, बिसीज कर लिया, तो उनको घेर लिया था पूरे तरीके से। तो ये चीज समझ में आ गई कि हमला सबसे पहले किया अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के हमले की वजह से जवाबी कार्रवाई की है औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने बंगाल में पूरे सेटलमेंट को है ना कैप्चर कर लिया था, और साथ में बॉम्बे को बिसीज कर लिया था, मतलब घेर लिए थे फौज ने, और सूरत वगैरह यहाँ पे तो पूरे सेटलमेंट इनके हाथ में आ गए थे मुगलों के। तो देखा जाए तो पूरी तरीके से अंग्रेज को खदेड़ के निकाल दिया गया था बाहर। फिर अंग्रेजों ने है ना वहां से ब्रिटेन से एक और बंदे को भेजा है, कैप्टन हेल्थ को। तो इसको भी भेजा था कि ताकि है ना ये इन्फोर्समेंट लेकर है ना अपनी फौज लेके ब्रिटेन से यहाँ पर आए और अंग्रेजों की मदद करे या ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करे। लेकिन ये भी फेल हो गया था, इसने भी कुछ नहीं किया क्योंकि इसको पता था हाथ से सब कुछ निकल चुका। तो हम देखते हैं कि ये सारी चीजें, पटना हो गया, कासिम बाजार, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, ये सारे है ना मुगलों के हाथ में आ गए थे, और बॉम्बे को उन्होंने बिसीज कर लिया था, यानी घेर लिया था। ये थी वो पूरी कहानी कि जिसमें अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से अपना बोरिया बिस्तारा समेटने की नौबत आ गई थी। मुगलों ने इनको पूरी तरीके से पछाड़ दिया था, फिर ये वापस कैसे आ गए, और फिर से हम देखते हैं कि इन्होंने फिर से है ना सेटलमेंट बसा लिए। तो हुआ क्या था, तो इसमें इस व्यक्ति का रूल है जो आपके सामने है यहाँ पर, सर जॉन चाइल्ड। जहां से मैंने छोड़ा था फिर से वहीं वापस आ गया। तो इस व्यक्ति ने किया क्या, उसी को समझते हैं। तो हम है ना मैप के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये इंडिया का मैप है, और जैसा हमने आपसे कहा है कि मुगलों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने बंगाल में फैक्ट्रीज थे, तो वो उनके हाथ में आ गए थे। नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम, ये उनके हाथ में आ गए थे। गुजरात में जो सूरत वगैरह है ये इनके हाथ में आ गया था। और जो बॉम्बे था, तो बॉम्बे को उन्होंने बिसीज कर लिया था, मतलब वहां पे मिलिट्री ने घेराव कर लिया था। और यही बॉम्बे में सर जॉन चाइल्ड वहां का गवर्नर था, वो फोर्ट के अंदर था। तो अंदर बैठे बैठे इसने ऐसा क्या कर लिया
कि जिसके वजह से अंग्रेजों को जो जितने भी सेटलमेंट थे वो वापस मिल गए। क्या किया वो समझना है हमें। तो ऐसा कोई इसने बहुत बहादुरी का काम नहीं किया था तो बहुत घटिया काम। लेकिन वही घटिया काम की वजह से अंग्रेज की मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो इंडिया से थ्रो आउट होने से बच गई। समझते हैं क्या किया। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे है ना मक्का है और मदीना है, तो मुस्लिम जो है ना पिलग्रिमेज के लिए हज के लिए है ना जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से। तो इंडिया से भी जाते थे, तो हम देखते हैं यहाँ से भी जाते हैं, इधर से भी जा रहे इधर से भी जा रहे हैं, जहां जहां पोर्ट थे। तो दो रूट इस्तेमाल किया करते थे, एक तो ये रूट जिसे हम पर्शियन गल्फ कहते हैं, दूसरा है ना ये रूट जिसे हम रेड सी का रूट कहते हैं। तो ये रूट इस्तेमाल किया करते, तो जहाज जाया करते थे। तो इसने क्या किया है, एक लेटर लिखा और यहाँ पे इनके जो जहाज थे, इनके जो है ना शिप थे, वो शिपों को ये कहा है कि जितने भी है ना हाजियों के जहाज है उनको कैप्चर कर लो। और सारे जहाजों को जो रेड सी में थे और पर्शियन गल्फ में थे उनको कैप्चर कर लिया गया। और फिर बाद में जाके औरंगजेब को है ना मैसेज दिया गया कि अगर से आप हमारे सेटलमेंट वापस नहीं करेंगे तो हम ये हाजियों को मार देंगे। तो ये जो था ना, ये बहुत घटिया काम था जो अंग्रेजों के तरफ से हुआ है, जिसकी वजह से औरंगजेब मजबूर हो गया था कि किसी तरीके से अंग्रेजों के साथ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी कर ले। तो ट्रीटी हो गई थी बाद में, जिसके अकॉर्डिंग है ना इनको इनके सेटलमेंट वापस कर दिए गए थे। लेकिन ट्रीटी इतनी आसान नहीं थी, थोड़े से शराइत जो थे, जो कंडीशन थे वो स्ट्रिक्ट थे। वो मैं आपको बताता हूँ ट्रीटी में क्या कंडीशन। अब ये जो पीस ट्रीटी हुई है मुगल एम्परर और अंग्रेजों के बीच में, उसके ये शराइत थे वो ये थे, उसके कंडीशन ये थे। तो इसको समझते हैं। पहली जो दो कंडीशन है वो ये कहती है कि मुगल आर्मी या मुगल एम्परर का जो लॉस हुआ है ये वार में, वो सारा का सारा कंपनी है ना भर के देंगी। दूसरा, मुगल सब्जेक्ट्स है, जो पीपल्स है, लोग है, उनका जो लॉस हुआ है, उनका जो वो जो सफर हुए हैं, और साथ में जो ट्रेडर्स है, मर्चेंट्स है, उनका जो नुकसान हुआ है वो सारा का सारा भर के देंगी कंपनी। और कंपनी इसके लिए तैयार भी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर देंगे। लेकिन जो थर्ड नंबर की शर्त है, कंपनी उसको है ना मानने के लिए हिचकिचा रही थी। वो कह रही थी कि ये नहीं मानते। लेकिन एम्पेरर ने कहा कि आपको तो ये मानना ही पड़ेगा, तीनों को तीनों मानना पड़ेगा, वरना हमारा ट्रीटी नहीं हो सकती। तो थर्ड नंबर की शर्त ये थी कि ये लिखा हुआ था कि हैट्रेड जॉन चाइल्ड, इसको यहां से जल्दी बुला लो वहां पर, ये इंडिया में नहीं रह सकता। विद इन 9 महीने का टाइम दिया गया है। वो गवर्नर था, लेकिन उसको यहाँ से है ना हकाल पट्टी की गई है कि यहाँ से इसको लेके जाओ। ठीक है जी। लेकिन देखिए हुआ ये है कि 9 महीने से पहले पहले जॉन चाइल्ड की मौत हो गई थी। अब वो कैसी हो गई थी ये हम नहीं जानते, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। तो ये है ना, ये इंसिडेंट हुआ है। अब आप है ना ये सोचिए कि जॉन चाइल्ड ने जो किया है कि यह सही किया है। अंग्रेज तो यही कहते हैं कि ये उनके लिए तो हीरो था, लेकिन एज अ इंडियंस आप ये समझिए कि इसका ये जो काम था, ये जो जो इसने किया है कि यह सही था। अगर आपको ये लगता है कि सर जॉन चाइल्ड ने जो किया है वो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और उसने ये सही किया है क्योंकि उसे कंपनी को बचाना था, तो ये आपका व्यू हो सकता है। लेकिन मैं इसे फिर भी है ना घटिया काम ही समझता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए सिविलियन के जहाजों को आपने है ना अटैक किया है और उन्हें है ना आपने कैप्चर कर लिया और उन्हें हॉस्टेज बना लिया, किडनैप कर लिया उन लोगों को। वो एक रिलीजियस काम करने जा रहे थे। हाँ, अगर से आपका ये अटैक मिलिट्री जहाजों पर होता तो वो सही होता, लेकिन ये सिविलियन थे, तो वो ये घटिया काम है। अब चलो जो हुआ सो हुआ। ये एक फैक्ट था हिस्ट्री का, जिसकी वजह से अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फिर से उनको सेटलमेंट मिल गए और साथ में फिर उनको है ना कलकत्ता में है ना अलग अलग साइट पर फोर्ट बनाने की परमिशन भी मिल गई। फिर हम देखते हैं आगे अजीमुल शान जो था वो बंगाल का सूबेदार था, उसने है ना ब्रिटिश इंडिया कंपनी को है ना जमींदारी राइट दिया था। कहाँ पर? सतुनती, कालीकता और गोबिंदपुर। ये जो कालीकता था ये बाद में जाके है ना कलकत्ता बना है। ठीक है ना। और वहां पे उन्होंने फोर्ट विलियम सेंट फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था।
ये फोर्ट था बहुत बड़ा, आप जाके देखेंगे मैप पे तो आपको है ना बहुत व्हाइट कलर का मार्बल उसमें लगे हुए, बहुत आलीशान है ना, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, मार्वेलस बिल्डिंग आपको मिलेंगी। तो ये उन्होंने वहाँ पे बनाया था। तो वहाँ पे कॉलेज वगैरह भी शुरू किया था उन्होंने, बाद में उसको बंद कर दिया था। और फिर हम देखते हैं कि अभी तक जो है मद्रास जो था उनका है ना मेन हेडक्वार्टर था साउथ में, बॉम्बे इधर था और नीचे साउथ था। तो कलकत्ता में उन्होंने अभी है ना ऐसा उसको सेपरेट नहीं बनाया था। बाद में हम देखते हैं कि 1700 में उन्होंने क्या किया है, ऐसा बंगाल को वो अलग से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी, अलग से उनके है ना प्रेसिडेंसी बना दी। और वहां पे पहला जो उनका प्रेसिडेंट था फिर वहां पर वो था चार्लिस आयरे कूटे। तो ये नाम आपने याद रखना है, सर चार्लिस आयरे कूटे। अब अंग्रेजों को इतनी बुरी मार पड़ी थी ना ये, कि जब तक मुगल एम्परर औरंगजेब जिंदा थे तो अंग्रेजों ने अब ठान लिया था कि हमने है ना मुगलों के अगेंस्ट नहीं जाना है, चुप बैठकर अपनी है ना खामोशी से ट्रेड पे फोकस करना है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो फिर इन्होंने क्या किया है, अलल ऐलान इन्होंने है ना मुगलों को धमकाना शुरू कर दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी खतरनाक धमकी दी थी उन्होंने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्परर में कोई भी स्ट्रांग एम्परर नहीं था, और स्ट्रांग नहीं होने की वजह से है ना जो मिनिस्टर्स थे, वजीर थे, वो आपस में लड़ते थे पावर के लिए। तो ये सारी चीजें चल रही थी, और हर एम्परर यही चाहता था कि अपनी पोजीशन को बचाने के लिए वो अपने है ना दोस्त बनाना चाहता था। तो अंग्रेजों ने इसका पूरा पूरा फायदा उठाया। जब है ना मलिक फरूख सियार ये है ना एम्परर बना, तो उसी में अंग्रेजों ने क्या किया, अपने मिशन को भेजा और उसको शायद ये बताया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके बदले हमको आपको कुछ देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि फरूख सियार ने है ना बेहतरीन चीज दी है उन्हें। वो चीज दी है कि जो है ना बंगाल के लिए मुसीबत बन गई थी, वही चीजें जिसकी हम आगे आपको बताएंगे। वो फरूख सियार का फरमान था। ये जो मिशन लेकर गए थे ना अंग्रेजों की तरफ से, ये दो नाम आपको याद रखना है, जॉन सरमन, विलियम विलियम हैमिल्टन। और ये जो फरमान था ना इसको अब मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फरूख सियार के थ्रू इनको मिला है। अब वो था क्या, वो आगे आपको बता देता हूँ। तो फरूख सियार ने जो अपना फरमान दिया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कह रही है, तो इसे मैं आपको यहाँ पे बहुत सिंपल करके समझा रहा हूँ। तो कंपनी को 3000 रुपए एनुअली देना था मुगल एम्परर को। उसके बदले में मुगल एम्परर ने क्या किया था, कंपनी की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगने वाले जो कस्टम्स है, जो ड्यूटीज है, जो टैक्सेस है, उन सबको माफ कर दिया था। कि सालाना सिर्फ आपने क्या करना है, एनुअली आपने 3000 रुपए दे देना है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं देना है। और इसी को दस्तक कहा गया है। ठीक है जी। इसके अलावा भी और भी कुछ कंडीशंस थे, जैसे कि हैदराबाद में हमें ट्रेड करना है तो हमें प्रिविलेज दिया जाए, साथ में फ्रीडम दी जाए ट्रेड के लिए, ये चीज। और सबसे खतरनाक जो कंडीशन थी उनकी वो ये थी कि हमको है ना हमारे सिक्के चलाने का की इजाजत दी जाए, हमारी अपनी करेंसी। अब कोई भी एम्पायर होता है ना, वो ये नहीं चाहता कि उसके एम्पायर में उसके अलावा किसी और के सिक्के चले। और ऐसा होता है मतलब यह है कि वो किसी और की पावर को भी मान रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज ही बात कर ले, हम है ना फॉरेन करेंसी रखते हैं, लेकिन हमारे अपने मार्केट में फॉरेन करेंसी नहीं चलती। लेकिन वहां पे जब एम्पायर अगर से वीक होता है तो फिर इस तरीके के पागल हरकतें वो करते रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको लगता है कि हम सिक्योर नहीं, हम जब भी सिक्योर होंगे जब हमारे अपने ज्यादा दोस्त होंगे। और हमारे अपने को हमारे दोस्त बनाने के लिए दोस्तों को फिर है ना बहुत से है ना फिर फैसिलिटीज देना पड़ेंगी। तो ये ऐसी पागल पागल हरकतें उन्होंने की है। तो ठीक है।